हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स को, विद्वानों को अपने इस टॉक शो के अंदर आमंत्रित करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री एन.के. सिंह मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। श्री एन.के. सिंह अपने साथ एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर आए हैं। सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, जीवन का अनुभव भी है उसमें। भारत के सामाजिक परिवेश का हो, राजनीतिक परिवेश का हो, भावनात्मक परिवेश का हो, सांस्कृतिक परिवेश का हो, या फिर आप कोई भी परिवेश ले लीजिए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, विदेशी मामलों की जो जानकारी है, उस पर भी उनकी जानकारी जो है बहुत सूक्ष्म और गहन है। हमारा सौभाग्य है कि आज खास तौर से भारत में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो कमियां हैं और कहां पर हम चूक गए, उसके ऊपर बात करने के लिए श्री एन.के. सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। बात शुरुआत करेंगे हेल्थ, और हेल्थ के साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ जाता है, एजुकेशन। इन दोनों के नाम से हमेशा वोट बटोरे गए, इन दोनों के नाम से हमेशा पब्लिक से बातें की गई, इन दोनों के नाम पर ही देखा जाए तो सत्ता भी बदली और सत्ता बदलवाई भी गई। कहीं ना कहीं शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य के नाम पर पता नहीं कितने वादे किए गए, पर जब बजट की बात आती है, एलोकेशंस की, तो शायद ये दोनों सब्जेक्ट हाशिए पे चले जाते हैं। शिक्षा पर तो फिर कभी बात करेंगे, आज स्वास्थ्य पर बात कर लें कि जब बजट मेकिंग की बात आती है, एलोकेशंस की बात आती है, भारत की जनता तक एक अच्छा सेटअप पहुंचाने की बात आती है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी सेंटर्स हैं या प्राइवेट केयर सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो बाकी एफिलिएटेड अटैच जो इसके साथ एक डोमेन्स हैं, चाहे वो फार्मा के हों या फिर सपोर्ट स्टाफ के, सपोर्ट इक्विपमेंट के हों, कहीं ना कहीं हम चूकते हुए नजर आते हैं। और वर्षों से कहा जाता है कि हमारा हेल्थ के ऊपर स्पेंड 2.5% के जीडीपी का होना चाहिए, लेकिन आज भी शायद हम कहीं 1.26 1.29 के आसपास झूल रहे हैं। ये सब्जेक्ट, ये हेल्थ जो टॉप प्रायोरिटी पे आता है चुनाव में, बजट के अंदर हाशिए पर कैसे चला जाता है सिंह साहब? मैं इसको थोड़ा सा बैक में आपको ले जाऊंगा और आपके व्यूअर्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब शुरू हुआ, आज से करीब 21 साल पहले, 21 माफ कीजिएगा, 21 साल पहले, तो भारत उस समय जब पहला ह्यूमन इंडेक्स आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भारत कोई 135वें नंबर पे था। और उस समय हम जीडीपी में दुनिया के देशों में करीब 38वें नंबर पर थे। समय बदला, दशकों निकल गए, सरकारें बदली, और हर बार गरीब नवाज सरकारें बन के आती थी और कहती थी गरीबी हम खत्म कर देंगे, स्वास्थ्य हम सबका देंगे, अच्छे अच्छे नारे देते थे, और हम उससे मुब्तला इतने हो जाते थे, इतने उससे मुतासिर हो जाते थे कि लगता था कि अब की ये वाली, पिछली वाली नहीं किया, ये वाली करेंगे, और हम बेवकूफ बनाते जाते रहे। नतीजा ये हुआ कि आप ताज्जुब करेंगे कि अभी जब हम इलेक्शन हो रहा था तो ये कहा गया कि सर अब हम दुनिया में 5वें नंबर पर जीडीपी में आने जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि जब वॉल्यूम देखेंगे तो आज हमारा जो टोटल वॉल्यूम है लगभग $3 ट्रिलियन, थोड़ा सा ही कम है, लगभग $3 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी हो गई है। कहने को साहब बहुत जबरदस्त राइज हुआ है। 3 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी हमारी करीब $121 ट्रिलियन की है, तो $3 ट्रिलियन इतना क्वांटम जंप माना गया कि दुनिया के 5 देशों में कितना विकास हुआ है। लेकिन आपको, वोरा साहब, आप तो खुद इस विषय के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मैं आपसे सीखता हूं। मुझे ताज्जुब हुआ, जरा सोचें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जहां एक और हम जीडीपी में कूद के 38वें से 5वें नंबर पर आ जाते हैं 21 सालों में, वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन 21 सालों में लगभग वहीं के वहीं रहते हैं।
यूं कहिए कि एक आध खाना ऊपर हुए हैं, 129वें नंबर पे आ गए हैं। लेकिन वही अगर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे तो फिर हम पीछे 140वें और 38वें नंबर पे चले जाते हैं, क्योंकि भारत में इस इकोनॉमिक मॉडल ने इनइक्वालिटी बढ़ाई है, असमानता बढ़ाया है। ये वैसी असमानता है जो कभी कभी डराती है, कांपने लगता है आदमी सोच के कि उन गरीबों को क्या होगा जब कोरोना के में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां छिप गई, 12 करोड़ लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए कोरोना में। उस समय हर घंटे किसी एक फैमिली की, यहाँ के उद्योगपति फैमिली की हर घंटे आमदनी 90 करोड़ रुपए बढ़ रही थी। कौन सी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो काम ही नहीं हो रहा था, तो ये बढ़ी कैसे? ये मॉडल है आपकी इकोनॉमी का। नतीजा ये हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 31 साल में कहीं नहीं गए, वहीं के वहीं रहे, लेकिन जीडीपी वॉल्यूम हमारा बढ़ गया और हम मूछे तानने लगे, हम सरकारें बनाने लगे, वोट लेने लगे, और हम एक ऐसा उन्होंने एक ऑरा क्रिएट किया कि जब साहब इस दुनिया में जीडीपी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, और हम खुश हो जाते हैं कि अंबानी की जीडीपी बढ़ रही है, लिहाजा हम खुश हो जाते हैं। ये हमारी इकोनॉमी का मॉडल। अब इससे हम आते हैं हेल्थ पे। आप जानते हैं कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं तो हेल्थ उसमें बड़ा कंपोनेंट होता है जी। अब इस हेल्थ पे हम आते हैं। कभी भी हमने हेल्थ और शिक्षा को सिर्फ चुनावी मंचों का विषय माना, वो इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आंदोलन हो, चाहे मोदी का सबका विकास हो, लेकिन हमने तमाशा किया। मुझे याद आता है 3 साल पहले किसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे लोकसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने, और कौन था हेल्थ मिनिस्टर जो आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया कि साहब अगले साल हम इसको 2.5% ऑफ जीडीपी करने जा रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है। जानते हो 2 सालों में हुआ क्या? 2.5 से घट के 1.5 हुआ, 1 पॉइंट से घट के 1.3 हुआ, आज 1.1, अगर लेटेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 है। हम मजाक करते हैं जन स्वास्थ्य के साथ। उसमें धोखा क्या किया? अभी आपने बजट दिया, बजट जब दिया तो हम चूंकि बजट की एनालिसिस करते हैं, तो मैंने देखा कि बजट में बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगा कि करीब 2.25 लाख करोड़ आप हेल्थ बजट के लिए दे रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि आपका टोटल 31-32 लाख करोड़ का जीडीपी आपका बजट, उसमें आप इतना निकाल कैसे रहे हैं? बहुत ताज्जुब हुआ सुन के। जब वो देखा गया तो एक शुद्ध धोखा था। आपने वाटर का और जितना भी था आपका आए बाएं साएं जितना भी था आपका किनारे का बजट, सबको उसमें क्लब कर दिया और कहा कि साहब पानी पिलाएंगे तो वो भी तो स्वास्थ्य के लिए होता है ना। जब पूछा गया कि भाई ये क्या किया आपने, आपने 1 लाख करोड़ से कम का जो आपका बजट था हेल्थ का, वो 2.5 लाख 2.25 लाख करोड़ हुआ कैसे? जब देखा हम एनालिस्ट ने और पूछा सरकार से कि ये क्या किया है आपने, तो बोले कि भाई ये भी तो उसी का काम है ना, पानी अच्छा पिएगा तो उसका दस्त नहीं होगा, उसका पेट नहीं खराब होगा, तो ये स्वास्थ्य अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? आप इस तरह से मजाक जन स्वास्थ्य के साथ, जन हेल्थ के साथ करते हैं, आप धोखेबाज हैं। नतीजा ये हुआ कि आपका बजट बिल्कुल नहीं बढ़ा। उसमें से भी एक दिली मसरत हुई, खुशी हुई जब सरकार ने कहा, मुझे लगा कि ये कम से कम सरकारें पार्लियामेंट के फ्लोर पे और बजट के डॉक्यूमेंट के तहत जो वादा करती है कम से कम उसको वफा करेंगी। इतना तो रखिए कम से कम प्रजातंत्र में शर्म, इतनी शर्म रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बजट, ये सब बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज पास प्रोसेस है, इसको तो कम से कम खुदा के लिए आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, बजट में हुआ कमिटमेंट सबसे ज्यादा वायलेट किया जाता है। नतीजा क्या हुआ कि बजट में आपने कहा 35,000 करोड़ हम सिर्फ वैक्सीन के लिए रखेंगे। मैं सीधा साधा आदमी धोखेबाजी नहीं समझ पाता। मैंने उस दिन बजट जब आया और चैनलों ने हमसे पूछा तो मैंने तारीफ की कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गणित जानता हूं, एलिमेंट्री गणित। उसको जब कैलकुलेट किया हमने भारत के पॉपुलेशन से और इस कम्युनिटी इम्यूनिटी कितने पे आ जाती है, इसका जो मेडिकल सिद्धांत है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन लग जाए तो ये कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि बच्चों को नहीं लगाई जाती है। उस लिहाज से करीब आपको 80 करोड़ से कम चाहिए। मैंने उसको 90 करोड़ पे कैलकुलेट किया कि अगर भारत में 90 करोड़ को लग जाए तो हो जाएगा। आप जानते हैं
35 करोड़, आज आप 250 रुपए एक वैक्सीन लगा रहे हैं और 2 वैक्सीन लगती है। 90 करोड़ के लिए आपको 180 टीके चाहिए। 250 रुपए से इसको गुणा कर दिए। मैंने जो 100 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको भी जोड़ दिया। 150 रुपए की वैक्सीन आती है, 100 रुपए उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। आप ताज्जुब करेंगे कि देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन ये सरकार उस वादे के हिसाब से लगा सकती थी, लेकिन वो पुणे वाला चीख चीख के कहता रहा और फरवरी से कहता रहा कि मेरे पास कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं है, कृपया पैसे दीजिए 3000 करोड़। आप उस समय मुब्तला थे, उस समय आपको मुग्धता थी आपके अंदर, आप अपराध करना चाहते थे क्योंकि आपको बंगाल में चुनाव लड़ना था, आप तो उसमें बिजी थे। दीदी ओ दीदी, आप इस जुमले में लगे हुए थे। चुनाव लड़ने के चक्कर में आपने पूरे देशवासियों को आज उस कोरोना के उस भंवर में डाल दिया है जिससे निकलना शायद मुश्किल होगा। मैं जब प्रोजेक्शन देख रहा हूं तो रात में नींद नहीं आती है थोड़ा सा कि ये हुआ क्या है इस देश में। आप कभी मछली को पानी से निकालें, फिर उसका तड़पना देखें। आज जो ये पेशेंट है ये उसी तरह तड़प रहा है। बजट में आपने कहा कि साहब क्या करेंगे हम, 3 टियर सिस्टम है हमारा हेल्थ का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आपके प्राइमरी जो गांवों में और इसमें देखते हैं आप, छोटे छोटे वो होते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी वगैरह वगैरह होते हैं, एम्स होते हैं। ये टर्शियरी, ये 3 टियर सिस्टम है। आपने कहा कि साहब मेडिकल कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। आपने उसके लिए तो पैसा दिया क्योंकि 5 साल में कौन पूछेगा, तब तक तो चुनाव आ जाएगा। लेकिन आपने सामने आपके कोरोना थी, वो आपको नजर नहीं आया। और कोरोना भी छोड़िए, सामने आप IMRA माँ में वर्ल्ड में कहाँ रुकते हैं। आपके बच्चे बौने हो रहे हैं, स्टंटेड चाइल्ड हो रहे हैं। आप जानते हैं इस कंट्री की क्या स्थिति है। लिटरेसी रेट 73%, आज तक आप 70 साल में पहुंचे हैं। आपका केरला है वेरी वेल एडमिनिस्टर्ड, आप देखें वहां की स्थिति कितनी अच्छी हेल्थ की है। हेल्थ में आपका जो खर्च हो रहा पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, अगर आप उसे पूरा कैलकुलेट करें तो वो करीब 1000 से थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है, 1000 से कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है, जबकि बिहार में 340 रुपया है। नतीजा ये हो रहा है कि अगर एक गरीब बीमार पड़ा, उसका बच्चा बीमार पड़ा, तो उसका खेत, उसका दुकान सब कुछ बिक जाता है क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। ये स्थिति केरला में नहीं, बेटर एडमिनिस्ट्रेड है, लिहाजा केरला में आउट ऑफ पॉकेट पर्सनल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होता। वहां पे रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है। लेकिन यहां अगर आप देखें तो बिहार मर रहा है, लेकिन चुनाव पे चुनाव में जीतते जा रहे हैं क्योंकि हमारे समाज को इन चीजों की समझ नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया कि ये प्रोग्राम दिखाया ताकि कुछ तो लोग समझें कि ये नेता करते क्या है, किस तरह आपके जेब का पैसा निकाल ले जाते हैं। बिहार में अगर हेल्थ पे पर डे 1 रुपया से भी कम खर्च हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का, तो जाहिर है कि उसका बच्चा जब वो होगा, भूखों मरे, उसके बीमारी से मरेगा या बीमारी होगी, तो वो वहां पे प्राइवेट को दिखाएगा जो उसका खेत बिकवा देगा और तब इलाज पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। यही वजह है। बिल्कुल आपने सही कहा। इतना डिफरेंशियल रेट है इसका जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और सेंट्रल की स्थिति यह है कि आप बहुत कम खर्च करते हैं, पता नहीं आपका खर्च जाता कहाँ है और जिन मदों में जाता है क्या उसमें भी वाकई वो जा पा रहा है, क्योंकि वो आपके करप्शन की नेट चढ़ जा रहा है। लिहाजा चाइना ने जब डेवलपमेंट किया था तो अचानक मैसिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया और डिलीवरी सिस्टम पे खर्च किया। मुझे याद आता है एजुकेशन और हेल्थ के 2 ही चीजें उसकी सबसे प्रायोरिटी। यहां पे लोग हंसने लगे कि ये चाइना पागल हो गया है। एग्रीकल्चर पे उसने खर्च करना शुरू किया, इतना रोबस्ट एग्रीकल्चर बना दिया कि आज हमारा गेहूं पर हेक्टेयर जितना पैदा होता है पूरे कंट्री का जो नेशनल एवरेज है उसके 2.5 गुना ज्यादा गेहूं चाइना में पैदा होता है। और कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हायर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मैं ये जानता हूं कि हेल्थ केयर में एक अपराधी की तरह इन सरकारों ने रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से पिछले 70 साल से काम किया है। नतीजा ये है कि अगर
एक बड़ा अच्छा WHO का आया था रिसर्च, उसमें कहा था कि बिहार में या गरीब इलाकों में अगर एक आदमी अचानक बहुत अच्छा दुकान चला रहा है, जवान हुआ बेटा, वो पढ़ने भी जाता है, अचानक उसमें से किसी एक परिवार के आदमी को बीमारी, तो वो दुकान बिक जाएगा, बच्चे का स्कूल बंद हो जाएगा और अंत में वो सर्वाइवल का मोहताज हो जाएगा। हम इस स्थिति में हैं हेल्थ को लेके। लिहाजा मुझे लगता है कि आपने बड़ा मौजूद सब्जेक्ट उठाया है और इसको हम लोग जनता को बताएं कि स्थिति क्या है। मैं सिंह साहब आपको बताना चाहूंगा कि मैंने काफी प्रोग्राम किए हैं मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर, खासतौर से डॉक्टर रूपल दलाल के साथ, जो कि IIT बॉम्बे की बहुत बड़ी प्रोफेसर आपकी ऑडियो बहुत स्लो हो गई है, कुछ दिक्कत है हमें लगता है। आपको सुनाई दे रहा है अभी? कैन यू हियर मी? हेलो? हाँ, आज आवाज बहुत लीक सी आ रही है। अभी आ रही है? हेलो हाँ, हेलो? हम सुन लेंगे, आप कहें। जी जी जी। मैं डॉक्टर रूपल दलाल के साथ बात कर रहा था, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी मॉल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, IIT बॉम्बे से अटैच्ड हैं, प्रोफेसर हैं वहां पे, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। अमेरिका में बहुत वक्त गुजारा है उन्होंने। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, भारत सरकार की रिपोर्ट है, और जिसमें बताया गया कि इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन, खास तौर से स्टंटिंग और वेस्टिंग का आपने जिक्र किया, पूरा प्रोग्राम ही उसी के ऊपर था। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। 80% से ज्यादा बच्चे, जिसको कि एक अच्छा राज्य माना जाता है, और वहां पे 5 वर्ष से नीचे के 80% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का, वेस्टिंग का, स्टंटिंग का शिकार हैं। दूसरी बात, आपने पर कैपिटा इनकम की बात की। सौम्यकांति घोष की जो रिपोर्ट है, SBI के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, कि 31 मार्च 2021 में जो पर कैपिटा इनकम होगी, वो डॉलर के हिसाब से जो उन्होंने सेट की थी 3-4 महीने पहले दी थी, बिहार की $680 दी है। भारत की ऑन एंड एवरेज जो दिया था 1900 से $2000 का दिया है, और वेस्टर्न इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स का अप्रोक्सीमेटली 3000 से $5000 दिया है। यानी कि भारत में दो भारत हैं। एक वो भारत जो कि अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, खासतौर से जो बाहर की डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की और UNO की, और एक भारत वो आता है जो शायद सोमालिया वगैरह के बराबर पहुंच जाता है। ये भी कहा गया कि इसमें बिहार है, बिहार का इस समय 35,000 है। अगर उसको डॉलर में आप कन्वर्ट करें तो पर कैपिटा इनकम 35,000 कुछ है, मतलब 36,000 आप मान लीजिए, उसी जबकि $700 के नेशनल एवरेज से वो 1/3 है। बिल्कुल। और ये बताया गया कि सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर जो बिहार की जो स्थिति है, उसको केरला तक पहुंचने के लिए शायद 75 से 100 साल लग जाए, जिस हालात से उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो इसी भारत के अंदर आप कई भारत देख सकते हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की और बजटिंग की, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ये बताया है। जो फिगर्स कुछ मेरे पास भी थे, एक्चुअली बजट के अंदर जो इजाफा हुआ है वो ले दे के सिर्फ 65,000 करोड़ से 31,000 करोड़ का हुआ हेल्थ में। एक्चुअली जो पिछले साल का रिवाइज्ड बजट था वो 85,000 करोड़ था। तो इन रियल टर्म्स इट हैज गॉन डाउन। एक्चुअली देखा जाए तो इस साल में सरकार सेरो सर्वेस और बाकी सर्वेस को, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था वहां पर, कि एक दूसरी गलत रिपोर्ट उठा ली और उसके बेस पे ढोल ताशे तो बजने शुरू हो गए, लेकिन ये भूल गए कि एक दूसरा सर्वे था जो शायद वस्तु स्थिति बता रहा था, और वहां पर कुछ चीजें हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और हम उन्हें नहीं देख पाए। ये जो सेकंड तांडव होने जा रहा था, हम उसकी आहट भी नहीं ले पाए। ऐसा क्यों हुआ सिंह साहब? जी, थोड़ी सी बीच में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, हम लोग फिर वापस हैं। तो हमारा सवाल वही था कि डिसीजंस जो सरकार को लेने चाहिए थे, सैरो सर्वे की रिपोर्ट थी, बाकी सब कुछ थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कोई एक निर्णय लेने की चूक हुई है, और साथ में जो तैयारियां पिछले साल से सबक लेके इस साल तक होनी चाहिए थी, शायद वो सबक नहीं लिए गए, जिसके कारण आज हमें इस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि जहां सड़क सड़क लोगों को हेल्थ के जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी उन्हें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, बैक करना पड़ रहा है। इन हालात में हम पहुंचे हैं। कहाँ गलती हुई सर? कैसे देखिए, सुधारा जा सकता इसमें दिनेश्वर जी, गलती तो उस फंडामेंटल में है जिसमें कि हमने एक डेमोक्रेसी का ऐसा मॉडल चुना
जो कि हाईली पब्लिक कॉन्शियस सोसाइटी जब होती है, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बहुत सबलाइम होती है, उस वाले फॉर्मेट को हमने ले लिया। जबकि हमारा लिटरेसी रेट उस जमाने में 22% भी नहीं था और हम बहुत पीछे थे। वहां से हमने अचानक इल्हाम ब्रह्म ज्ञान आया हमारे नेताओं को और हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम ले लिया, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। नतीजा ये हुआ कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, पब्लिक प्रेशर, कलेक्टिव प्रेशर जो होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं डेमोक्रेसी में, ये किस मुद्दे पे जनरेट होते हैं, ये हमारे यहाँ कभी नहीं आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गुलाब का फूल अचकन पहन के और उर्दू के 3 लफ्ज जानते थे, चुनांचे, जमहूरियत और आवाम, और इसी पे उन्होंने पूरा का पूरा काट दिया अपनी जिंदगी, जबकि वो अंग्रेजी के नीचे कुछ जानते ही नहीं थे। और जब कभी उनको दिक्कत होती थी, रिपब्लिकन पूछना होता था, तो सरोजनी नायडू की तरफ घूमते थे और पूछते थे व्हाट इज हिंदी ऑफ रिपब्लिक, तो सरोजनी नायडू उनको गणतंत्र बताती थी। ये हमारी स्थिति थी। लिहाजा हमने डेमोक्रेसी उस क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के दौरान नहीं लिया जो कि जरूरत है, वो आज भी नहीं है। और उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को इन पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो 1 नंबर के मक्कार थे, कास्ट में बांट दिया, क्योंकि एफपीटी सिस्टम जो हमारा होता है वो इंटेंसिकली डिविसिव होता है, ये समाज को लास्ट आइडेंटिटी ग्रुप तक बांटता है। लिहाजा हम कास्ट में बटे, सब कास्ट में बटे और बढ़ते चले गए। खैर, ये तो एक अलग पक्ष है। अब हम आते हैं कि क्यों नहीं सरकारों की हिम्मत पड़ती है, क्यों नहीं सरकार की हिम्मत कैसे पड़ती है कि वो धोखा कर जाए जन स्वास्थ्य के साथ, जन शिक्षा के साथ, और फिर भी उसको वोट मिल जाए अगले साल। 50 साल कांग्रेस को भी ये वोट मिलता रहा है। पूछिए कि वो कौन सा विकास हुआ। इसके बाद ये नया फेज आया है, आप देख रहे हैं, वंदे मातरम एक राष्ट्र पे आप एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट कर रहे हैं, और उस कॉन्शियसनेस को आपने समाज में डाल दिया है। तो वो जो लड़का रोटी भी नहीं पा रहा है, वो भी वंदे मातरम कहने के लिए अखलाक के घर घुस जाता है, पहलू खां के घर घुस जाता है, जुनैद के घर घुस जाता है और तबरेज के घर घुस जाता है और उनको मार देता है, ये कह के कि गाय का गोश्त इसके यहाँ था। ये वो लड़का है जो बेरोजगार है, उसको बेरोजगारी नहीं समझ में आती, लेकिन ये समझ में आता है कि वंदे मातरम अगर इसने नहीं कहा तो ये देशद्रोही है। ये आपने पूरा का पूरा जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसको कहीं और लेके चले गए। और खूबसूरत भी था, क्योंकि जब आप इसको कहेंगे कि तुम तबरेज के घर पे तलाशो कि क्या है फ्रिज में, तो जाहिर है कि वो भूल जाएगा कि उसकी नौकरी नहीं लगी, वो खाली पेट है। और ये हमने बड़ी खूबसूरती से कर दिया। अब हम आते हैं ये वाला जो है, एक सिंपल सा था, और इसमें सरकार को हम बहुत गलत नहीं मानते। देखिए, कोरोना वर्ल्ड का एक नेवर इन द हिस्ट्री, कभी इसके पहले इस नेचर का हमें आपदा कभी मिली नहीं थी। इवन 1918 वाली भी आपदा इस नेचर की नहीं थी। वो ट्रांस ग्लोबल नहीं थी, वो पैन वर्ल्ड नहीं थी। ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। नतीजा ये है कि सरकारों को हम दोष देते हैं, ये बात सही है कि हम आत्ममुग्ध हैं। कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, वो ये समझने लगता है, और मुझे याद आता है आज ही के दिन, बल्कि आज से 3 दिन पहले की बात है, 1 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से और इटली से कंपेयर करते हुए, हम देखो कितने मजबूत है कि कोरोना हमको नहीं कुछ कर पाया, ये हमारी ताकत है, और ये कह के उन्होंने उन देशों का उदाहरण दिया। आज जरा वही उदाहरण क्यों नहीं देते हैं कि कैसे वो बचे हैं, कैसे चाइना बचा है। तो ये कह के हमारे नेता निकल जाते हैं इसलिए कि हम जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, हम एक नशे में हैं राष्ट्रभक्ति के, लिहाजा हम ये नेता बच जाते हैं। वरना कोई भी दुनिया का नेता किसी भी देश का, जमहूरियत का, बच नहीं पाता इतनी बड़ी भूल के बाद। खैर, लेकिन एक चीज हम मानेंगे, इसका नेचर बिल्कुल अलग है। और ये बात सही है कि ये आज तक साइंटिस्ट भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये है क्या। 4 दिन पहले अभी एक रिपोर्ट छपी कि साहब ये एयरबॉर्न है,
ध्यान रखिएगा, ये वो एयरबॉर्न नहीं जो 6 महीने पहले आपने सुना था। इस एयरबॉर्न का मतलब ये है कि एक आदमी आपके कमरे में आया, आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, डबल मास्क भी लगाए हैं, पूरा डिस्टेंस मेंटेन किया है, वो वहां पे रहा और चूंकि आपसे बात करनी थी तो उसने मास्क हल्का सा ढीला किया, लेकिन आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और वो उसने दूर से ही उस जगह पे, हवादार जगह है, घर के बाहर है आपके, और उसने कहा कि साहब हम आपके लिए दूध लेके आए थे, परसों चाय भी लाए थे, और उसने कुछ सामान रखा और 5 मिनट आपसे बात करके वो चला गया। वायरस लोड वो छोड़ गया है। अब 3 घंटे बाद एक और आदमी आया जिसको वहां कोई नहीं दिखाई दिया और वो भी इसी तरह बात करने लगा। वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, उसको वो इन्फेक्शन ले लेगा क्योंकि हैवी वायरस लोड को छोड़ गया है। इसको एयरबॉर्न कहते हैं। ये नया ब्रह्म ज्ञान आया हमारे साइंटिस्ट को। तो हमारे अच्छा, कभी कभी मुझे हंसी आती है जब ये डॉक्टर बैठ के चैनलों पे बोलते हैं इनको वायरोलॉजी का भी नहीं मालूम है। मेरा दावा है कि किसी एक डॉक्टर से पूछ लीजिए कि वैक्सीन के इस समय कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने वेक्टर कार्गो के बारे में तुम क्या जानते हो, वेक्टर कार्गो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, एक डॉक्टर देश का नहीं जानता। लेकिन सब टीवी चैनल पे बैठ के बोलते हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए भाई, ये इस वायरस का ये वो है। तो मुझे हंसी आती है। खैर, अब चूंकि साइंटिस्ट ही गफलत में है तो हम बहुत ज्यादा ब्लेम सरकार को नहीं कर सकते। आत्ममुक्ता छोड़ दीजिए, हमने कहा कि आत्ममुक्त ये सरकार हो गई और अब तक आपको ये डेवलप कर लेना चाहिए था। लेकिन खैर हम ये इतने मार्क्स देते हैं कि आप मुग्ध थे आप, और बंगाल में आप चुनाव लड़ने लगे, पूरा कोरोना आपने फैला दिया। अब अपराधी भी इस तरह का नहीं करेगा जो कि हमारे नेताओं ने वेस्ट बंगाल में जाके किया और कुंभ हिलाओ करके किया। वही जो मैसेज था आपका सफाई का, इस पूरे देश ने खैर मकदम किया, उसको अंगीकार किया। क्या यही मैसेज आप कुंभ वालों को नहीं दे सकते थे कि भाई कुंभ में नहाना पुण्य इस समय छोड़ दो क्योंकि देश संकट में है और उसको बचा लोगे तो ज्यादा बड़ा पुण्य मिलेगा? लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं था। यही है यह आपराधिक प्रवृत्ति हमारे नेताओं की। नतीजा क्या हुआ? आप जब कोरोना को डील कर रहे हैं, फरवरी आया, आपको पूरी तरह मालूम है कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, हम ये मान सकते हैं कि भाई कोरोना भारत से जब ये ग्राफ डाउन होने लगा, एक प्लेटू पे आके उसके बाद जब नीचे होने लगा, तो कोई भी सरकार मुतमईन हो जाएगी कि भाई अब जा रहा है, हमें इस पे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब तुम्हें इंडिकेशन मिलने लगे, जब तुम्हें पता लगा 484 अफ्रीकन वेरिएंट आ गया है भारत में, जब तुम्हें पता लगा कि नहीं ब्रिटिश वेरिएंट आ गया है, जब तुम्हें पता लगा कि ब्राजील का आ गया है, जब तुम्हें यह पता लगा कि हमारा B1617 बेहद खतरनाक और इन्फेक्टिव है, उस समय तो तुम कम से कम बंगाल जाना छोड़ देते, कुंभ रोक देते। लेकिन आपने वो नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि आपका जो जनता के प्रति कमिटमेंट था वो आज क्वेश्चन हो गया है। हम मान सकते हैं कि उस समय ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस आपकी नहीं थी, लेकिन आज जाइडस को, सीबा को, जितनी भी कंपनियां गुजरात में हैं या महाराष्ट्र में हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हिमाचल में हैं, आपके पास पावर्स है, आप उनको सीज करिए इमीडिएटली कि 10% आप रूटीन प्रोडक्शन अन्य दवाओं का करेंगे, बाकी पुणे वाला को दे देंगे लाइसेंस और ये वहां पे बनाएगा और ये फैसिलिटी चेंजेस किए जाएंगे जिसको आरबी से हम करा लेंगे। आपको वारपुटिंग पे क्या ये नहीं कर सकते थे? लेकिन आपको मालूम है कि जनता इससे नहीं, एक दिन हम राम मंदिर का नारा उठाएंगे और बढ़िया शो टेलीविजन पे कर देंगे कि रात देखो कैसा भव्य मंदिर बन रहा है, उससे हमारी जनता खुश हो जाएगी, मरते मरते भी कोरोना में मरते मरते वोट दे जाएगी। नतीजा ये हुआ कि आपकी प्रिपेयर्डनेस, आज जब आप कह रहे हैं कि इतना तड़प के मर रहा है और आप जानते हैं कि अगर पर डे केस लोड आपका 3.5 लाख आज के दिन हो गया है, 3,44,000 कल का था, तो उसमें ये 2 लाख और 4 लाख क्या करेगा? ये पर डे का केस लोड है। लिहाजा और इस पर डे में अगर आप कैलकुलेट कीजिए कि ऑक्सीजन डिमांड कितने % की होती है, तो आप पाएंगे कि बेहद कंट्री अनप्रिपेयर्ड है इस इवेंचुअलिटी को मीट करने के लिए। हम सड़कों पे तड़प तड़प के मरेंगे। अगर कोई चीज बचा सकती है तो कोरोना का वायरस ही हमें बचा सकता है कि एहसान करे कि वो छोड़ के चला जाए, कोई और तरीका नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है
कि ये वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं और वर्ल्ड के साइंस को भी नहीं समझ में आ रहा है। आपने वैक्सीन का देखा, 6 प्लेटफॉर्म वैक्सीन के आए, इनएक्टिवेटेड वायरस, नॉन रेप्लिकेबल वायरस, एडनो वायरस में भी 2 होते हैं, AD5 और AD26। जॉनसन एंड जॉनसन का AD26 है, जो रशिया का है वो दोनों कंबाइन करके चलता है। AD25 भी 26 भी है जी। इसके अलावा आपका ये भी छोड़िए, आपके शरीर में इम्यून के 2 एक और होता है, ये तो आपने एंटीबॉडीज डेवलप किया। इसके अलावा आपका टी सेल इम्यून सिस्टम है, सेलुलर इम्यून सिस्टम है, जिसमें टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और टी सेल को आप कर सकते हैं। क्या आपने संज्ञान लिया कि ये वायरस कौन से हैं जो टी सेल को ट्रिगर करते हैं और कौन है जो नहीं करते? आपने एक झोंक देखा और आपने सबको लगवाना शुरू कर दिया है। अब उसका 3 टियर सिस्टम कर दिया है। कहां गया आपका कमिटमेंट? 35,000 रुपए कहां है? 35,000 करोड़ रुपए किसी एक राज्य को, बिहार तो बहुत गरीब है, आप ही का राज्य है, आप उसी को दे दीजिए। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आज इंडिया में हाईएस्ट है, करीब 1200 पर किलोमीटर स्क्वायर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो भारत के एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की 3 गुना है। आप वहीं दे दीजिए, बहुत गरीब है। लेकिन आप एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, ये सरकारें जो हैं ये क्रिमिनल बन गई हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अगर ये कोरोना का, और ये विस्फोट हो चुका है, तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, सामने लाशों का ढेर। कल हमने एक वीडियो देखा गाजियाबाद में, जैसे राशन की लाइन लगती थी एक जमाने में 1965 के आसपास, और लोग अपना ईटा रखते थे, उसी तरह लाश रख के लोग खड़े पीछे हो जा रहे हैं। और जब एक लाश जलने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से बाकी सारी लाशें 4 फीट और दूर की आगे बढ़ाई जाती हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, कौन सी नैतिकता की बात भारत करता है जो अपनी मौत के आंकड़े भी छुपाता है? 100 मौत होती हैं, शमशान घाट से निकलती हैं, चाहे वो भोपाल के शमशान घाट हो, सूरत के हों, राजकोट के हों, इंदौर के हों, लेकिन 100 को 20 बताया जाता है, 50 को 10 बताया जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे राज्य की बदनामी हो और उसमें कहा जाए इतना। मौत के ऊपर भी, यानी कि हम उस जगह पर आ गए हैं सिंह साहब, जहां सिर्फ मौत नहीं है, इवन जिंदा की इज्जत नहीं है, मुर्दे की भी इज्जत नहीं रह गई, एक मृत व्यक्ति की भी इज्जत नहीं रह गई है। उसके आंकड़े भी हम छुपाते हैं। किससे छुपा रहे हैं हम? मैं एक अपने परिचित का किस्सा बता दूं। एक हमारी परिचित महिला थी जो हमारे रिश्तेदार भी थी, उनको कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गई। सॉरी। चौथे दिन रिपोर्ट आई कि वो नेगेटिव हो गई हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, इसका नेचर देखिए, नेगेटिव हो गई हैं। उन्होंने उठा के उससे बगल वाले वार्ड में, और उनका डायलिसिस, क्योंकि किडनी इंपैक्ट हो गया था तो डायलिसिस किया गया। तीसरे दिन वो मर गई क्योंकि हार्ट अटैक हो गया, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो हार्ट अटैक से मरी है, जबकि वो शुद्ध कोरोना से मरी है। लेकिन हमने बहुत खूबसूरती से डेफिनेशन चेंज की थी। 6 दिन पहले अगर वो नेगेटिव हो गई तो कोरोना कहाँ है, जबकि हम जानते हैं उसका डैमेज जो होता है कोलेटरल होता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। उसी तरह यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, ये खुद अपने आप में फॉल्टी टेस्ट है। ये गोल्ड टेस्ट एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज उसके डेफिनेशन को लेकर लड़ाई है कि जो हम अपना साइकिल थ्रेशोल्ड इसका वो करते हैं, अचीव करते हैं, वो 35 है या 40 है। इस बात को लेकर साइंटिस्ट लड़े पड़े हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आरटीपीसीआर आपने कब करवाई, इस पे डिपेंड करेगा कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसने जल्दी हड़बड़ी में उसकी सुविधा से हो गया और नेगेटिव आ गया तो वो घूमता रहेगा और वायरस लोड छोड़ता जाएगा, लोगों को इन्फेक्ट करता जाएगा। तो सरकार ने एसओपी, मैं तो यही कहता हूं, कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कुछ ना करे सरकार। अच्छा, आप ताजुब करेंगे, जो लाशों का आप कह रहे हैं, जिंदा में किया तो लाश तो छोड़ दीजिए, जिंदा में आज आप जानते हैं, जिस दिन मोदी जी ने उन फैक्ट्री वालों से मिलकर बात किया फार्मास्यूटिकल से, अगले दिन सवेरे एक्साइज इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर उन फैक्ट्रीज में पहुंच गए। बोले हाँ भाई प्रोडक्शन दिखाइए। करप्ट सिस्टम है, आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, आप जानते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर क्या करता है, आप जानते हैं। आज सारी रेमडेसिविर डिस्ट्रिक्ट के एसपी और कलेक्टर के बंगले पे और मंत्रियों के घर पे
प्रिकॉशन के लिए उन लोगों ने पूरा स्टॉक रख लिया है, जो प्रोडक्शन आ रहा है पूरा वो स्टोर कर दिया गया है। ये है मोदी जी का मैनेजमेंट। पूरे कंट्री में हमसे कम से कम 5 हॉस्पिटल वालों ने बताया है, और किसी साहब कुछ नहीं करना है, रेमडेसिविर चाहिए, आप सिर्फ जिले के कप्तान को फोन कर दीजिए, आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। ये हमारा जिंदा व्यक्तियों के साथ है, और इसलिए है कि हम तासीरन एक जो सामंती व्यवस्था है उसमें फिर वही मंत्री काम कर रहा है, वही मंत्री फिर बदमाशियां कर रहा है, वही पावर्स दैट बी जो हैं, जो एसपी है, डीएम है, वही ऑक्सीजन का आप देख लीजिए। आपने सुना था कभी कि ऑक्सीजन के लिए कलेक्टर और ओएसपी आफत कर दे उस फैक्ट्री को कि यहां से नहीं जाएगी कुछ भी? अगर दिल्ली के लिए कोटा है तो वो वहीं पर रोक लेगा। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे सॉल्यूशन एक ही है। अगर आपको वाकई विल पावर है, एक ऑर्डिनेंस लाएं और एक एसओपी बनाएं कि किस ग्रेड के पेशेंट के लिए क्या क्या कहां कहां वो होगा, ग्रेड कर दें पेशेंट का, और उसको वायलेट करने में कल्पेबल होमिसाइड, सीधे उसका केस वो हत्या का दर्ज हो अगर उसको किसी ने ब्रीच किया है उस एसओपी को। अगर ये ऑर्डिनेंस आप आज लाते, आप तो हर चीज के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, ये बहुत सिंपल है कि एक ग्रेडेशन करें कि इस अगर पेशेंट इस लेवल का है, ऑक्सीजन डिमांड नहीं है उसको, अगर उसको सिर्फ खांसी है तो ये दवाई दी जाएंगी, और ये इसको घर पे रखना होगा। 3 लेयर में अगर आप कर दें और इसको कल्पेबल होमिसाइड मान लें, कल्पेबल होगा ये, अगर कोई भी इसमें डॉक्टर ब्रीच करता है अपने रिश्तेदार के लिए या मंत्री करता है तो मंत्री 302 का मुकदमा होगा या 304 का होगा। अगर आप ये कर दें, मुझे लगता है काफी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि स्केर्स है, आपके पास इसेंशियल्स जो हैं वो लाइफ सेविंग वो स्केर्स हैं, और हम मान सकते हैं इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए अचानक आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उसका मैनेजमेंट तो सही हो, ताकि जो आदमी मर रहा है मछली की तरह तड़प के, ये ना कहता जाए कि ये दुनिया अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। दरअसल दर्शक मित्रों, किसी भी देश की जो बुनियाद होती है वो उसका वैल्यू सिस्टम होता है, उसकी नैतिकता होती है, चरित्र होता है। जब देश के अधिकतर नागरिकों का, मैं अधिकतर की बात कर रहा हूं, जिसे मौका मिला वो चोरी कर लें, डकैती कर लें, नैतिक मूल्यों को जहां चाहे वहां बेच दें, और ये आपको समाज में हो, अर्थशास्त्र में हो, राजनीति में हो, जब लोग अपनी ईगोज में इतने मस्त हो जाएंगे, हम्बलनेस खत्म हो जाएगी, चरित्र खत्म हो जाएगा, तो देश उस समय आगे नहीं बढ़ते हैं, और फिर उसी जनता में से वो नेता निकलते हैं जो एक किस्म से एक भ्रष्ट आवरण लेके बैठे होते हैं। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ऊपर के नेता फिर जाके ईमानदार हो जाएंगे? वो ईमानदार नहीं होते हैं, वो भी आवरण ओढ़ लेते हैं। अल्टीमेटली एक, क्या कहते हैं ना, जो चरित्रहीन सोसाइटीज होती हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और चंद लोग जो हैं, चंद लोग की बात कर रहा हूं, जो ईमानदारी हैं, जो ईमानदार हैं वास्तव में, वो बेचारे इस व्यवस्था में तड़पते रह जाते हैं। हमारे सामने एक चरित्र बैठे हैं, सामने एनके सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ईमानदार हैं, जिन्होंने ईमानदारी से देश की सेवा की है, देश की सेवा की है जी। तो चंद लोगों की ये लड़ाई है, ये जंग है दरअसल, लेकिन सामने जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, अब इस भ्रष्टाचार की वजह से, सड़े हुए वैल्यू सिस्टम की वजह से इस हद तक गर्त में जा चुकी है कि इसको ऊपर उठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, समय की बाध्यता भी होती है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक आखिरी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। बस मैं यही कहूंगा कि ये प्रयास होता रहे। सामूहिक दबाव सरकारों को मुतासिर करती हैं, ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक मंत्र है। अगर हमारी क्वालिटी तर्क की बढ़ जाए, समाज की साइंटिफिक सोच आ जाए इस समाज में, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि समाज को हम वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दें, उनकी क्वालिटी ऑफ लॉजिक पावर बढ़ा दें, और तब उनसे कहें कि अब तुम सोचो कि सरकारें हम कैसे चुनेंगे। जो हाथें एक डायन कह के साइकेट्रिक के पेशेंट को झारखंड के गांव में मार देती हैं, वही हाथ हमारा एमपी भी चुनती हैं। जरा सोचिए वो एमपी कैसा होगा। झारखंड का एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि हर चौथे दिन एक औरत को यहाँ पे पत्थर से मार दिया जाता है, ये कह के कि डायन है, पूरे गांव को खाने आई है, जबकि उसको इलाज की जरूरत है।
तो जो हाथ वो पत्थर चलाते हैं वही हमारा एमपी भी चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री चुनता है। आप समझ सकते हैं, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जो व्यथा मेरी है वही सिंह साहब की व्यथा भी, और बहुत सारे जो आज जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनकी भी व्यथा है कि अल्टीमेटली यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। रास्ता कठिन है, लेकिन इतिहास में ही हमें प्रेरणा भी मिलती रही है, रास्ते भी मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस सुरंग के आगे कोई रोशनी नहीं होगी, इस टनल के एंड में कहीं ना कहीं रोशनी जरूर मिलेगी। इतिहास गवाह है कि ऐसे सिपह सलार आए हैं जिनके अंडर में लोग खुश भी हुए हैं और कई बार नाखुश भी हुए हैं, तरक्की भी की है, बर्बादी भी हुई है। बहुत दौर देखे हैं इस हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान, ये सरजमीन हिंदुस्तान जो है, रहा है, अब भी है, आगे भी रहेगा। हम भले रहे ना रहें, लेकिन हम अपनी ओर से कोशिश, एक प्रयास जो है जारी जारी रखेंगे कि कैसे करके इस भारत को आगे बढ़ाया जाए और इसे तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। और अपनी एक, क्या कहते हैं, ईमानदारी के द्वारा, भले ही लोग हमें गलत कहें, लेकिन हम ईमानदार रास्ते पे थे, हैं और चलते रहेंगे, ताकि इस, खास तौर से इस कंट्री का जो एक बुलंद रहे सब कुछ, आगे जाके एक एक आगे जाके दुनिया में नाम कर सके, ये हमारी कोशिश है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मन व्यथित है, हम सबका मन व्यथित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आज्ञा। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे एक नए ज्वलंत विषय के साथ, नए विद्वान के साथ। और मैं अपने मेहमान श्री एन.के. सिंह जी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। शुक्रिया।